एक सवाल था मेरे अंदर कि जब मैं मैप देखता था ना, मतलब क्लास 6, 7, 8 उसी समय की बात होगी। ठीक है, मैप देखता था मैं। तो मैप देख के ऐसा मतलब सब कुछ तो ठीक ही समझ में ही आता था, बट एक वो साइड में एक ये बना होता था, की बना होता था। की एज इन की अगर फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप है तो उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन बना होता था, रेड रेड बना होता था, तो वो सब तो फिर भी समझ में आता था। लेकिन जब पॉलिटिकल मैप होता था या नॉर्मल मैप कोई सा भी होता था, तो उसमें एक ना वो एक नीचे लिखा हुआ होता था कि एक 1/समथिंग 1/समथिंग वो कुछ, तो वो मेरे को भी समझ में नहीं आया। तो एक बार मैंने ऐसे ही किसी को पूछा, दोस्त था या पता नहीं कोई भी था, किसी को मैंने पूछा, ये बस इतना ही याद है, किसी को पूछा। तो वो मेरे को बताया कि ये है ना जो मैप पे जो आपका यूनिट है उसके करस्पॉन्डिंग एक्चुअली क्या है। ठीक है, वो हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो लेंथ वाला फंडा दिया हुआ है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का फंडा दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन के फंडे में आपको ये क्लियर किया हुआ था कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो मैंने सोचा यार क्या है, फालतू की बातें कर रहा है मतलब इतना सा जगह, इतना जगह के बराबर होगा, क्योंकि वो जो नंबर लिखा हुआ था ना, 1:समथिंग लिखा हुआ था, समथिंग के 1:समथिंग जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो ये जो बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये मतलब दिस वॉज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। ठीक है, मैं जितना सोच सकता था उससे ये बड़ा नंबर था। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से मेरे को ये लगता था ये बेकार की बातें कर रहा है, कुछ नहीं पता है इसको। ठीक है, लेकिन जब पता चला तब मेरे को लगा कि अरे यार वो सही बोल रहा था। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं 19 भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग इस मैप वाले फंडा को समझेंगे पहले। तो होता क्या है ना कि अपने पास अपना एक देश है। ठीक है, कुछ ऐसा करके देश है। ठीक है, ये कुछ ऐसा चलता है ना, नेपाल वेपाल है। ठीक, अब क्या है ना कि अगर एक होता है कि मैं एक रफ बना दूं नक्शा, एक नक्शा में रफ बना दूं, जो मैं अभी ट्राई कर रहा था कुछ आरा तिरछा बनाने का, ये रफ नक्शा है। ये अगर रफ नक्शा आप बनाते हैं तब तो वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन कुछ कुछ मैप्स होते हैं जो परफेक्ट होता है, एकदम परफेक्ट होता है, जो जो ज़मीन का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम जब पेपर पर करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत परफेक्ट मैप होता है, उसमें एक एक इंच का ख्याल रखा गया हुआ होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा हो सकता है ना समझ में आए। जब कभी भी एक होता है ना, गाँव वाँव में आप सुने होंगे अमीन टाइप का होता है, जो ज़मीन नापने अपने का काम करता है, अमीन वर्ड। ठीक है, ये जो लोग होते हैं ना, इनके पास नक्शा होता है। ठीक है, वैसे नक्शा और भी अपने को भी मिल जाएगा, बट इनके पास तो होता है, क्योंकि ये कम ही यही करते हैं। तो अगर आप ठोकने का काम करते हैं तो बंदूक तो आपके पास होना ही चाहिए ना। ठीक है, मैंने सुपारी लेने का काम करते हैं, तो जस्ट जोक कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे उनके पास वो हमेशा होता ही है, अपने की जरूरत पड़ता नहीं है तो हम लोग रखते नहीं हैं। तो वो नक्शा जो होता है ना वो परफेक्ट होता है, एकदम स्केल पे परफेक्ट होता है। जितना आप उस प्लास्टिक वाले स्केल से नापेंगे ना उसको, उसके करस्पॉन्डिंग एक रेशियो होता है, उतना ही रेशियो आपका एक्चुअल ग्राउंड पर होता है वो चीज़। ठीक है, तो ये जो तालमेल है, ये जो तालमेल है उसमें भी क्या है, एक रेशियो का फंडा आता है। ठीक है, रेशियो का फंडा कैसे आता है, इसको समझिए इस पॉइंट को। ठीक है, कि मैप पे 1 सेंटीमीटर जो है, मैप का जो 1 सेंटीमीटर है, वो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मैप पर अगर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना से 1 सेंटीमीटर होता है। स्केल पे आपने देखा होगा 15 सेंटीमीटर का एक छोटा स्केल होता है, 30 सेंटीमीटर का एक बड़ा स्केल होता है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर का छोटा स्केल होता है, तो उस पर देखिएगा एक सेंटीमीटर का जो वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक्चुअल ग्राउंड पे जाएंगे, मैप पर 1 सेंटीमीटर एक्चुअल ग्राउंड पे कि कितना हो जाता है, 8 किलोमीटर। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, आप कैसा बना रहे हैं मैप उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप इतना बड़ा बना रहे हैं मैप, ठीक है, और एक्चुअल मैप बना रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो सकता है कि 20 किलोमीटर हो जाए। अगर आप मैप बड़ा बना रहे हैं, मतलब इतना बड़ा बना रहे हैं मैप, तो हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ही किलोमीटर हो। तो ये वेरी करता है कि आप कितना बड़ा मैप बना रहे हैं पेपर पे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हम कन्वर्जन है एक्चुअल ग्राउंड पे वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, तो 1 सेंटीमीटर बराबर बोला गया है इसमें कि 8 किलोमीटर के बराबर है, तो ये अपना मैप हो गया। ठीक है, ये मतलब अपना की हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हमको अब ये ना रेशियो में हम इसको बोलते हैं। तो रेशियो में जब हम बोलेंगे तो इसको पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेशियो में सीधा लिखना चाहें तो 1 सेंटीमीटर इज टू 8 किलोमीटर। अब मैंने यहाँ यूनिट लिखा है। ठीक है, क्यों यूनिट लिखा है, रेशियो में तो यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये यूनिट और ये यूनिट सेम नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ यूनिट लिखा है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट को गैप करेंगे। रेशियो में हम यूनिट नहीं लिखते हैं, इसलिए हम इस रेशियो को गैप करेंगे। गैप कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर तो एज इट इज़ लिख दीजिए, और 8 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर्स में लेकर जाएंगे। तो कितना हो जाता है, 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर का 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, राइट। तो 8 इंटू किलोमीटर के वो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मीटर में चला गया ये नंबर, ठीक है। 8 जो किलोमीटर है वो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ये मीटर में चला गया। अब मीटर को मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अब सेंटीमीटर में चला गया, ठीक। तो ये सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये छोटा सा कन्वर्जन पता होगा जो मैं करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में लेके जा रहा हूँ, राइट। तो किलोमीटर को हटाया तो 1000 लिखा हमने, तो ये क्या बन गया मीटर में। अब यहाँ मीटर लिखा हुआ होता तो मीटर को हटा करके हमने क्या किया, 100 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया हमारे पास, 1:8 पे 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा स्केल आ गया। अब कहने का ये मतलब है कि 1 यूनिट जो है वो आपका कितना, 8 लाख हो जाएगा ना, 8 लाख यूनिट के बराबर होगा। 1 यूनिट ऑन दिस मैप, जो भी मैप इसमें लिया गया है वो उसका एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 8 लाख यूनिट हो जाएगा। तो इस मैप का अगर आप 1 सेंटीमीटर लें, ठीक है, या 1 मिलीमीटर लें, ठीक है, तो जब ये रेशियो बन चुका है, इनिशियली तो हम सेंटीमीटर इसको रेशियो में लेकर गए, लेकिन अब ये रेशियो जब बन चुका है तब ये आप किसी भी यूनिट के लिए ट्रू है, 1, ठीक है ना, अब सीधा 1 ही होगा। ये किसी भी यूनिट के लिए क्या है, ट्रू है। किसी भी यूनिट के लिए ट्रू है कहने का मतलब, अगर हम इसको मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 मिलीमीटर जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड पे कितना होगा हमारे पास, 8 लाख, ठीक है। अब मैं सीधा 00 नहीं लिख रहा हूँ, लाख लिख लेते हैं, ठीक है। 8 लाख मिलीमीटर के बराबर ग्राउंड पे होगा, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो 8 लाख सेंटीमीटर होगा। क्योंकि ये रेशियो है तो आप कोई सा भी यूनिट डाल दीजिए। अब इसमें आप किलोमीटर तो डाल नहीं सकते हैं, अब पेपर का लंबाई किलोमीटर बराबर थोड़ी हो सकता है, राइट। तो ये वहाँ पर ये नहीं सकेगा, जो जितना मैप का जो साइज होगा उसके अंतर्गत का जो यूनिट होगा, ठीक है। मान लीजिए आप एक बोलते हैं कि भाई सेंटीमीटर मिलीमीटर मेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे को इंच समझ में आता है, ठीक है भैया, आप 1 इंच ले लीजिए। 1 इंच किसके बराबर होगा, 8 लाख इंच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको आप पढ़ के देखिए, बाकी हम लोग सवाल देखते हैं और सवाल से हम लोग इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बेसिक फंडा क्या था हमको समझने के लिए, कि मैप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्चुअल ग्राउंड के रिप्रेजेंटेशन के साथ कुछ एक रेशियो में ऑकर करता है, और वो रेशियो क्या है हमारा, वो रेशियो क्या है हमारा, x/y, ठीक है। तो x/y में कैसे लिखते हैं, ठीक है, मैप वाला RPR लिख लेता हूं मैं रिप्रेजेंटेशन को, अपॉन एक्चुअल RPR, थोड़ा जगह लिख लें, ठीक है। x/y इक्वल्स टू मैप का RPR रिप्रेजेंटेशन अपॉन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राउंड, ठीक है, ठीक है। ये अब रेशियो बन गया। अब मैंने आपको जो बताया उसको हम रेशियो में लेकर के आ गए। एक बार रेशियो में ये आ गया XY के फॉर्म में, ये बराबर हो जाएगा कि अब यहाँ से एक बार रेशियो बन गया, उसके बाद तो फंडा फिर आसान है ना। बस इसको थोड़ा ना ट्रिकी किया गया है कि XY जो आप सीधा नंबर्स आपको मिल रहे थे कैलकुलेट करने के लिए, वो आपको सीधा नंबर्स नहीं देंगे, आपको अब मैप के टर्म्स में लेके आ गए। थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी या बोल सकते हैं थोड़ा एक लेवल उसमें बढ़ा दिया कि आप थोड़ा मैप से पहले XY में ले जाइए और फिर आप आगे कैलकुलेशन आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल से समझ में आएगा अपने को। अब ये पढ़ के देखिए, समझ में आएगा, सारा कुछ समझ में आएगा आपको। द स्केल ऑफ मैप इज गिवन 1:, दिस बिग नंबर, ठीक है। 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब ये इसको गौर से देखिए, अब ये रेशियो दे दिया, ये रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू x/y इक्वल्स टू ये रेशियो 1/। अब हमने एक्सपोनेंट्स और पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ लिया है, तो ये पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। ये तो आप आराम से बता सकते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 3 × 10⁻⁷, ये हमारा k का वैल्यू आ गया। अब बोला है कि
2 सिटीज, जो 2 सिटी हैं वो 4 सेंटीमीटर अपार्ट है। 4 सेंटीमीटर अपार्ट है मतलब किस पे अपार्ट है? मैप पे अपार्ट है। तो हम लोग इसको एक और तरीका बताऊंगा मैं इसको करने का, मतलब थोड़ा वो सरल तरीका होगा, ये थोड़ा मैं एडवांस तरीका पहले ही बताने लग गया। ठीक है, सरल तरीका ही है बट ठीक है। के इक्वल्स टू एक्स बाई वाई आ गया। अब के इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स बाई वाई। ठीक है, के का वैल्यू हमको पता है 1/3 इंटू 10⁻7। एक्स क्या था हमारा? हमने यहाँ देखा था ना, मैप का था, तो मैप का कितना दिया? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर अपॉन वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं रह गया, वाई इधर ले जाइए और एक्स इधर ले जाएगा, छुप तो नहीं जाएगा। चलिए एक लाइन और लिख सकता हूँ मैं, y इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 10⁻7, और यहाँ 1 सेंटीमीटर था ना 4 के साथ, यहाँ 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? ये बहुत बड़ा नंबर आ गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आंसर ये मेरा आ चुका है। लेकिन अब क्या है ना कि हम जब एक्चुअल ग्राउंड पर मेज़र कर रहे होते तो कभी हम ऐसा नहीं बोलते ना कि यहाँ से 10,000 सेंटीमीटर दूर है, हम मीटर में बोलते हैं। ठीक है, छोटा होता तो मीटर में बोलते हैं, 500 मीटर, 600 मीटर, 1000 मीटर, या फिर हम लोग किलोमीटर में बोलते हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग किलोमीटर में लेकर के चलते हैं, क्योंकि नंबर बड़ा दिख रहा है तो पहले मीटर में लेके चलते हैं। अगर मीटर में भी लगेगा कि बड़ा है तो हम लोग फिर किलोमीटर में लेके चलेंगे। ठीक है, तो मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 12 इंटू 10⁻7, एक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? इंटू 1/100 मीटर। अब ये 2 इसको काट देगा, 5 आ जाएगा ये। अब ये माइनस करना मैंने आपको सिखा दिया एक्सपोनेंट, तो मैं सीधा काट के ही लिख दे रहा हूँ। वैसे 10⁻2 लिख के आप -2 कर सकते थे, बट ठीक है। तो यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है कि 12 इंटू 10⁻5 मीटर्स। अब ये भी नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, 10⁻5 मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको और छोटा करेंगे, इसको हम लोग किलोमीटर में ले जाएंगे। 1 किलोमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 इंटू मीटर के 1 मीटर के बदले क्या लिख दें? 10⁵ मीटर के बदले 1/1000 किलोमीटर आंसर हमें। ठीक है, अब ये और ये कितना, 2 बच जाएगा। ठीक है ना, 2 बच गया, तो 2 बच गया मतलब क्या आ गया? 12 इंटू 10⁵, इधर लिख रहा हूँ मैं, 12 इंटू 10⁵, नहीं 10⁵2 किलोमीटर। अब ये नंबर छोटा हो गया, 1200 किलोमीटर सीधा बोल दीजिए आप, है ना। अब देखिए बात, तो ये क्या मैं इतना जो करके बता रहा हूँ, इतना आपको ये नहीं है, आप पहले ही देख रहे थे, आपको 10⁻7 था। ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू, 1 मीटर इक्वल्स टू, मीटर को मैं रिप्लेस करूंगा सेंटीमीटर से, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10⁵ किलोमीटर्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 1/10⁵ किलोमीटर होता है, वो आप सीधा यहाँ पुट कर देते और इसको कन्वर्ट कर लेते किलोमीटर में। क्योंकि अगर आपको ये याद है कि 10⁵ जो डिवाइड देंगे किसी वैल्यू को, किसी सेंटीमीटर वाले वैल्यू को 10⁵ का डिवाइड देंगे तो वो किलोमीटर में बदल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 10⁻7 लिखा हुआ है, मतलब इसको हम किलोमीटर में ले जा सकते हैं। तो 1-2 सवाल बनाइएगा आप, तो आपको ये चीज़ क्लियर होने लग जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कैसे क्या है। हाँ, इसमें मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ, मतलब मेथड नहीं है वो, एक्चुअली जो हमारा प्रोसेस अभी तक रहा है उससे हमने थोड़ा अलग यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वो टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या था हमारे पास, लेंथ ऑन मैप, ठीक है, और लेंथ ऑन ग्राउंड। ठीक है, हमारे पास x1 होगा, ये x है, ये y है। ठीक है, x1 x2 और यहाँ पे y1 y2। x1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, देखिए 1/1, और y1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻7। ठीक है, और x2 की वैल्यू दी हुई है 4, और 4 क्या है यहाँ पर हमको ये निकालना है, y2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो आप सीधा देखिए कि इसमें हमको 2 ही हमारे पास है, तो इसमें हमको के निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप कर सकते हैं x1/y1
इक्वल्स टू x2/y2। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए सारा, आपको ये आंसर निकल आ जाएगा। यहाँ पर के निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। दो से ज़्यादा होगा तभी हम के निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो अननेसेसरी वो लंबा हो जाता है, ठीक है। बस यही चीज़ में जो अपना ट्रेडिशनल मेथड था उस पर मैं आपको लेके आ रहा था, ठीक। अब पढ़िए, सवाल देखते हैं और इस सभा को यहीं समाप्त कर देंगे सवाल देख के, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 सवाल देखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन, ठीक है। 4 घंटे अगर आप पार्क करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन समझिए। 4 घंटे अगर कहीं पे आप गाड़ी जाके लगाते हैं तो उसका आपको चार्ज भरना पड़ता है, ठीक है। तो 4 घंटे आप लगाएंगे तो 60 रुपये लेंगे, 8 घंटे का 100 रुपये लगेगा, 12 घंटे का 140 लगेगा, ठीक है। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे इसको एक्स वाई, ठीक है। तो हम क्या हो गया, एक्स में लिखिए, आप ये घंटे लिख दीजिए, आप एक्स में क्या है 4, 8, 12, 24 और वाई में क्या लिख दें हम, कितना पैसा लेगा 100 लिख देते हैं, 100, 140 और 180। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ से के निकालिए, या इसको बोल यहाँ से के क्या निकलेगा हमारा, ठीक है। पहला केस लेते हैं कि 4 घंटा पार किया तो 60 रुपया लिया, तो के इक्वल्स टू 4/60, दिस इज इक्वल्स टू 1/15। दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, इसको K1 मान लेते हैं और ये वाला केस से निकालते हैं, यहाँ पे K2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको K2 मान लेते हैं। अगर K1 और K2 बराबर हो गया मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक। तो K2 क्या हो जाएगा 8/100, सॉरी 8/100, दिस इज इक्वल्स टू 4 जा 4, 25 जा 2/25। अब देखिए K1 इज नॉट इक्वल्स टू K2, यहाँ पर K1 इज नॉट इक्वल्स टू K2, ठीक है। जो रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए था तो प्रोपोर्शन में है, क्योंकि K1 K2 के बराबर नहीं है, मतलब कि ये लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऑकर नहीं कर रहे हैं। हमको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मिल जाता है, यहाँ पे मान लीजिए 1/15 ही मिल जाता है, ये K1 निकाला था यहाँ से K2 निकाला, अगर ये 1/15 मिल जाता तो फिर हम इस पर चेक करते हैं, K3 निकालते, वो भी अगर इक्वल मिल जाता तो फिर इस पर चेक करते, K4 निकालते। तो अगर जब तक आपको चाहे तो आपको रेशियो इक्वल मिल जाए सारे, और कहीं पे भी नहीं मिलता है तो उसको आपको पार्ट वाइज चेक करना पड़ेगा कि K1 निकाला, कि चूँकि हमारा K1 और K2 में ही पता चल गया कि ये बराबर नहीं है, तो हमारा काम यहीं तक हो गया कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑकर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर K2 वाला सेम आ जाता, 1/15 के बराबर आ जाता, तो फिर हम K3 चेक करते हैं। तो वो अगर 1/15 आता तो हम K4 चेक करते, और वो अगर 1/15 नहीं आता तो उसी टाइम पे हम बोल देते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऑकर नहीं कर रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑकर होने के लिए रेशियो सेम होने की ज़रूरत है, यहाँ पर सेम नहीं है। तो हमको एक एक स्टेप करके चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर आपको इक्वल टू नहीं मिला, ठीक है, वहीं पर आप बोल दीजिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऑकर नहीं कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। आपने ये देखा होगा, ये पेंट कराने की बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है, पेंट कराने की बात हो रही है। अ मिक्सचर पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस, ठीक है। इन फॉलोइंग टेबल फाइंड द बेस दैट नीड्स टू बी एडेड। आपको ये समझना पड़ेगा कि जनरली जो पेंट होता है ना, आपने क्या देखा है कि हर घर जो देखा है वो रंग बिरंगा देखा है। रंग बिरंगा कहने का मतलब कोई ब्लू होता है, कोई ब्लैक तो नहीं होता है, मैंने कोई ग्रे होता है, कोई वाइट होता है, कोई येलो होता है, कोई रेड होता है। तो घर का रंग, रूम का रंग अलग अलग रंग होता है, ठीक। तो होता क्या है कि जो आपका बड़ा कंटेनर वगैरह आता है ना, वो हमेशा वाइट कलर का आता है, ठीक है। आपको मान लीजिए 10 लीटर का पेंट चाहिए, 20 लीटर का डिब्बा चाहिए, ठीक है, उससे बड़ा शायद ही आता हो, लेकिन 10 लीटर या 20 लीटर तो आता ही है। 5 लीटर आता है, 10 लीटर आता है, 20 लीटर आता है, ऐसे आता है। तो इतना जो आपको पेंट चाहिए वो सारे पेंट वाइट कलर के आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो मान लो लाल रंग चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ रंग मिलाएंगे, ठीक है। इट्स जस्ट डैट कि जब जैसे शरबत होता है ना, शरबत में क्या होता है कि
आपके पास हमेशा पानी होता है, उस पानी में आप कुछ मिलाते हैं और फिर वो आपको शरबत बनकर तैयार होता है। तो पेंट जो रंग जो है वो अगर वाइट चाहिए तो हम लोग उसमें थोड़ा सा ब्लू रंग का पिगमेंट मिलाते हैं, थोड़ा वो होता है ना अपना नील डालते हैं, कपड़ों में भी नील डालते हैं ना, नीला रंग डालते हैं कि थोड़ा वो वाइटिश दिखे, ब्लूइश वाइट दिखे। हमको क्या पसंद है? ब्लूइश वाइट, येलोइश वाइट हमको पसंद नहीं होता है। ठीक है, इस रूम का आप अगर देख रहे हो कि कलर दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है, इस रूम का कलर इस येलोइश वाइट। मैंने इस रूम के कलर में वाइट रंग जो बेस आया था उसमें मैंने थोड़ा सा पीला रंग मिलवाया था ताकि इसको थोड़ा मैं क्रीमी लुक का कलर दे सकूं, राइट। तो ऐसे होता है, आपको रेड चाहिए तो आप उस वाइट बेस में आप रेड मिलाइए, तो वाइट रंग में कोई सा भी रंग मिलाएंगे उस रंग का हो जाता है वो, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि बेस जो है, अब बेस जो इतना है उसमें रंग इतना ही मिलता है, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहा है कि एक पार्ट 8 पार्ट बेस का है, उसमें एक पार्ट पिगमेंट का डाल रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि 8 उंगलियां हैं, इतना आपके पास क्या है? रंग है। तो आप उसमें कितना पिगमेंट डाल रहे हैं? बस इतना ही पिगमेंट डाल रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा डाल रहे हैं, ठीक है। तो 1:8 का रेशियो बनता है, ठीक है। इस वाले केस में आप बढ़ाने के लिए आप बढ़ा सकते हैं, बस सवाल से स्टिक करते हैं। सवाल में बोला गया है कि एक पार्ट जो है पिगमेंट वो आपके 8 पार्ट बेस में। तो बेस का मतलब समझ में आ गया, पिगमेंट का मतलब समझ में आ गया। पिगमेंट इज कलर, ठीक है। बेस इज वाइट वाला जो इनिशियली आता है बड़े डिब्बे में, ठीक है। तो ये 1 इसमें मिलाते हैं 8 पार्ट में, तो हमारा रंग बन के तैयार हो जाता है। रेड की बात हो रही है, ठीक। अब हमको ये क्या बता दिया? के का वैल्यू बता दिया, ठीक है। के इक्वल्स टू एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 1/8, ये हमको के का वैल्यू बता दिया। अब बोला है कि अब क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 में हमको के नहीं निकालेंगे, 2 से ज़्यादा होगा तो के निकालेंगे। यहाँ पर हमको 2 से ज़्यादा दिख रहा है, 3, 2, 5 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो अब देखिए 4, मान लीजिए 4 पार्ट है पिगमेंट का, तो बेस का कितना पार्ट आना चाहिए? तो क्या हो जाएगा ये? के इक्वल्स टू x2 बाई y2 कर लेते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज के का वैल्यू कितना आया था? 1/8 आया था। और x2 बाई y2 क्या है? x2 क्या है अपना? 4 है। y2 क्या है? निकालना है, ठीक है ना। मान लेते हैं y2 ही लिख लेते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते हैं। y2 यहाँ से आ जाएगा y2 इक्वल्स टू 4 × 8, ठीक, इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक है। 7 पुट करके देखिए, अभी 4 के बदले 7 पुट करके दीजिए, यहाँ पर y3 हो जाएगा। 12 पुट करके देखेंगे। एक लास्ट वाला और देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला हम लोग एक और देख लेते हैं। लास्ट वाला कौन सा है? 1 2 3 4 5, x5 है, x5 बाई y5। दिस इम्प्लाइज 1/8 इक्वल्स टू x5 बाई y5। x5 अपना 20 है और y5 क्या है? नहीं पता है। यहाँ से y5 इक्वल्स टू 20 × 8 इक्वल्स टू 160। यहाँ पे 160 आ जाएगा, क्लियर। तो ऐसे हमको ये सॉल्व करना है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन 2 अबव, इफ वन पार्ट ऑफ पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, एक पार्ट पिगमेंट जो है 75 ml बेस चाहिए। अब ये पार्ट में बात नहीं किया, इधर एक पार्ट बोला है, इधर 75 बेस बना दिया, ठीक है। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए कि ये अब 2 वाला केस आ गया। पिछले वाले सवाल का रेफरेंस दिया है बट उससे कोई हमको मतलब नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम तो सॉल्व करना है। जितने कम समय में और जितना कम जगह लेकर के सॉल्व हो जाए उतना बढ़िया है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए कि आप कि x है और y है, ठीक है। तो 1 पार्ट में 75 ml हमको चाहिए, तो हमको x2 नहीं पता है और हमको बोल दिया कि 1800 ml बेस है हमारे पास, ठीक। अब सीधा निकाले, 2 पार्ट है, इसमें क्या निकालने की जरूरत नहीं है। तो x1 बाई y1 इक्वल्स टू x2 बाई y2, ठीक है। यहाँ से सीधा पुट कीजिए x2 इक्वल्स टू x1 अपन y1, और ये ऊपर चला गया y2 आ गया, ठीक है। तो x1 सीधा वैल्यू पुट कर ले, हटाइए इसको, वैल्यू पुट करिए सीधा। x1 बाई y1 1/75 × 1800, ठीक है। 10 20 22 75 बन जा, 75 22 जा, ठीक है ना। ये 75 2 जा 150, 34 आना चाहिए ना, यहाँ पे 24 आना चाहिए। 10 20, हाँ ठीक है, 24 बार में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि हमको हाउ मच रेड पिगमेंट शुड यू मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस, तो इसके लिए हो जाएगा 24 पार्ट्स, 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन समझिए, उसको फिर अप्रोच कीजिए। अब इसने ये लाइन तो बोल दिया कि अबव क्वेश्चन 2, लेकिन अब इसका कोई ऐसे मतलब नहीं है ना, ठीक है। ये सीधा हमारा काम रेशियो में दे ही दिया, 1:75 ml का रेशियो है, ठीक है। अब ये 1800 में आ जाएगा, ठीक। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। अब ये तो सीधा सवाल है ना, 6 आवर्स 840, 5 आवर्स y2 निकाल लीजिए, इसको सीधा 2 है, हमको एक के निकालने की जरूरत नहीं है ना। अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया, ये 6/840 इक्वल्स टू 5/y2, अब यहाँ से y2 निकाल ही लेंगे, कुछ नहीं था इसमें। अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times, now this question is good, है वही घिसा पिटाई है, बट थोड़ा नंबर इसमें बड़ा कर दिया है, तो थोड़ा इसमें एक आध कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। सॉरी, कहाँ गया। अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एज शोन इन डायग्राम, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, पहले तो ये सवाल है, ठीक। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि ये बोल दिया है हमको कि अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स, उसका लेंथ कितना हो जाता है, 5 सेंटीमीटर होता है। कोई एक बैक्टीरिया बहुत छोटा बैक्टीरिया होता है, बहुत मतलब एक्सट्रीमली छोटा होता है, आँख से तो दिखता भी नहीं, माइक्रोस्कोप चाहिए, और उसका साइज जो होता है वो 10 की पावर -7, 8, 9, 10 पता नहीं कितना में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल दिया है कि अभी पता चलेगा, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि क्या एक्चुअली उसका साइज होता है। तो ये पहला सवाल क्या पूछा है कि फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इनलार्ज 50,000 टाइम, मतलब एक गुना इज वही सेम, मतलब ओरिजिनल साइज इज एक गुना, ठीक है। समथिंग इंटू 1, एक गुना जो होता है वो ओरिजिनल साइज होता है, तो एक गुना जो है वो ओरिजिनल साइज है, और उसको कितना इनलार्ज किया, 50,000 ले गया, मैंने एक गुना को हम जो है मैंने जो ओरिजिनल उसका जो साइज था उसको इंटू 50,000 टाइम्स वो कर दिया, ठीक है। तो उसका लेंथ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस एक गुना का लेंथ कितना होगा ये पूछा है, वो इसका एक्चुअल लेंथ होगा। ये देखिए अब समझ में आ जाएगा अभी आपको। एक्स वाई, ठीक है। ये बोला है कि जब 50,000 गुना, कोई सा भी हम x ले लें, कोई सा भी y ले लें, ये तो हम पहले डील कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50,000 गुना टाइम है तो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 50,000 है तो 5 × 10 की पावर 4 लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा लिखने में, ठीक है। 50,000 टाइम्स को क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 की पावर 4। इसका लेंथ कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हमको बोला है कि उसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा, तो एक्चुअल लेंथ जो होगा ये y2 होगा, ठीक है। और उसका ये इनलार्ज कितना होगा, तो इनलार्ज नहीं होगा। वो एक्चुअल लेंथ कब निकालेंगे, जब आप उसको इनलार्ज नहीं कर रहे हैं, तो इनलार्ज कितना कर रहे हैं आप, इंटू 1 टाइम्स, ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा और समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है इस वाले को सवाल में। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल ही है, बोलते ये अच्छा सवाल है। आप पहले ये समझिए, छोटा सा आप मेरा बात समझिए पहले, ठीक है। गौर फरमाइए यहाँ पर कि किसी को बोल दिया कि भाई तुम्हारे, मान लो किसी का हाइट है 5 फीट, कोई लड़का है, एक बॉय है, उसका एक्चुअल हाइट है कितना, 5 फीट्स, ठीक है। 5 फीट्स उसका एक्चुअल हाइट है। उसको बोल दिया कि भाई तुमको हम दूरबीन लेकर जब देखें तब तुम्हारा हाइट जो है सो 10 गुना था। तो बॉय का दूरबीन वाला हाइट, बाइनोकुलर्स होता है इंग्लिश में, बट दूरबीन ही लिख देते हैं, ठीक है, बाइनोकुलर्स ही लिखते हैं। पता नहीं आजकल के लोगों को शायद हिंदी थोड़ा कमज़ोर होने लग गया है लोगों का, तो हम लोग बाइनोकुलर्स ही लिखते हैं, बाइनोकुलर्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा। बाइनोकुलर्स हाइट कितना है, वो क्या बोला था, 10 गुना, मतलब 5 फीट का 10 गुना, 10 टाइम्स 5 फीट लिखिए पहले इधर, 5 फीट्स, ठीक है। 5 फीट्स का वो 10 गुना लिखता है, उसको कितना बड़ा एक्चुअली दिख रहा होगा, तो उसको दिख रहा होगा 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 फीट्स का दिख रहा होगा वो, ठीक है। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये कितना टाइम था अपने
अपने साइज से ये कितना बड़ा था, एक्चुअल हाइट जो था, तो इसका एक्चुअल हाइट जितना था उतना ही तो उसका हाइट था। तो उस नंबर को पाने के लिए हम क्या बोलेंगे कि हम लोग बोल सकते हैं कि 5 फीट्स, थोड़ा इधर लिखो, 5 फीट्स इंटू 1 टाइम। ठीक है, एक्चुअल हाइट कितना था उसका, 5 फीट इंटू 1 टाइम्स था। इनलार्ज्ड हाइट कितना था उसका, एक्चुअल हाइट इंटू 10 टाइम्स। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ओरिजिनल हाइट को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली हाइट आता है, ओरिजिनली हाइट मिलता है हमको। तो वही मैं यहाँ बताना चाह रहा था। ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको हम लोग, इस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग इस सवाल में डालेंगे। ठीक है, इस सवाल में डालते हैं। हमारे पास क्या है कि लेंथ है, पहला तो हमारे पास क्या है, लेंथ है। अब इसमें मैं पहले लेंथ को मैं y ले रहा था, अब ये मैं x ले लेता हूँ। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं। लेंथ है, लेंथ कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। और हमारे पास ये इनलार्ज, जब इनलार्ज किया है तब ये लेंथ है, और जब इनलार्ज नहीं किया है तो उसकी लेंथ कितनी होगी वो हमको निकालना है। मान लेते हैं वो x2 है क्योंकि ये x1 था हमारा। ठीक है, इतना क्लियर है। एनलार्ज कितना किया है, एनलार्ज, इनलार्ज इसको किया है 5 इंटू 10 की पावर 4 टाइम्स। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 4 टाइम्स हमने इसको इनलार्ज किया है। इस वाले केस में, सेकंड केस में कितना इनलार्ज किया है हमने, इस केस में एक्चुअल हाइट लिया है, यानी कि इसको इनलार्ज नहीं किया है, यानी कि इसको इनलार्ज हमने 1 टाइम किया होगा। ठीक है, इनलार्ज, एक्स्ट्रा इनलार्ज नहीं किया है, इसको इनलार्ज कितना किया, 1 टाइम किया, जो मैं आपको बता रहा था अभी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम। समझ में आ गया। अब इस पर कोई फंडा नहीं रहा, x1 बाई x2, सॉरी x1 बाई y1, x1 बाई y1 इक्वल्स टू x2 बाई y2। तो सीधा वैल्यूज पुट कीजिए, इसका एक्चुअल हाइट आपको निकल के आएगा, x2 का वैल्यू निकल के, लेंथ निकल के आएगा, तो 5 सेंटीमीटर। अभी चूंकि ये यूनिट्स यहाँ पर सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, तो हमने देखा था जब सेम नहीं है तो हमको नंबर यूनिट का नाम लिखना पड़ता है। जब यूनिट सेम होते हैं तो वो कट जाते हैं। यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है ना, ये टाइम्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है, तो यहाँ पर यूनिट्स हम लिखेंगे, काटेंगे नहीं। 5 इंटू 10 की पावर 4 टाइम्स। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 टाइम्स। हमने इसको इनलार्ज नहीं किया, मतलब कितना किया, इंटू 1 किया होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया इसमें, टाइम्स और ये टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, x2 इक्वल्स टू, ये 5 1 जा 5 1 जा। ठीक है, कभी इसको जीरो मत कर दीजिएगा, ये 5 1 जा 5 0 जा, ऐसा नहीं होता, 5 1 जा ही होता है, राइट। फाइन, ठीक है, दिस इक्वल्स टू x2 का इक्वल्स टू, x2 इक्वल्स टू, यहाँ से इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 की पावर 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये इसका साइज आ गया। अब सेंटीमीटर में आ गया तो उसको आप मिलीमीटर में ले जा सकते हैं। अब ये नंबर तो सेंटीमीटर से छोटा है ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 10 मिलीमीटर्स हो जाता है। तो इसको हम इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर -3 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब ये माइक्रो में भी जा सकता है। ठीक है, तो वो उतना नहीं जाते हैं, -10 की पावर -4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। या फिर आप ये बोल दीजिए, दोनों में से कोई सा भी आप लिख देंगे तो ये सही है सवाल। ठीक है, ये क्लियर आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इसको एक बार बस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो अगर सामने बैठे होते तो अलग बात होती है। ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ हमारा इनलार्ज जब हमने किया, इतना इनलार्ज किया तो लेंथ इतना था। ठीक है, हमने इनलार्ज नहीं किया तो लेंथ कितना होगा। जब हम इनलार्ज नहीं करते हैं तो हम उसका एक्चुअल साइज लेते हैं, तो एक्चुअल साइज अपने हाइट का कितना टाइम्स होता है, 1 टाइम ही तो होता है। आपका जो हाइट है उतना ही वैल्यू आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको अपने हाइट का दुगुना चाहिए तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अपने हाइट के तिगुना चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, इसने हाइट को 50,000 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तब इतना उसका लंबाई मिला है। उसने अपने हाइट को मल्टीप्लाई ही नहीं किया बड़े नंबर से, बस अपने आप से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, अपने आप से भी नहीं, 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसको x2 का वैल्यू जो होगा उसका हमको एक्चुअल साइज दे देगा। एक्चुअल साइज कितना है, बहुत ज़्यादा छोटा है, दैट इज 10 की पावर -4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी द इनलार्ज लेंथ। ठीक है, तो आपके पास अब रेशियो आ चुका है, तो इसमें हम क्या कर लें। दूसरा सवाल बोल रहा है हमको कि पिछली बार तो बोला था कि ओरिजिनल जब लेंथ है
ओरिजिनल जब उसका साइज है तो उसका क्या लेंथ है, तो हमारा वो आ गया था वैल्यू। अब बोल रहा है कि हमने 20,000 टाइम्स बढ़ाया है, तो 20,000 टाइम्स बढ़ाया है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको x2 मान लीजिए और 20,000 यहाँ पर लिख दीजिए। 20,000 टाइम मल्टीप्लाई किया यानी 2 × 10⁴ टाइम्स। अब ये कुछ नहीं रहा इसमें सवाल में, ठीक है। 5 सेंटीमीटर अपॉन 5 × 10⁴ टाइम्स इक्वल्स टू x2 अपॉन 2 × 10⁴ टाइम्स, ठीक है। 10⁴ टाइम्स और ये टाइम्स कट गया, 10⁴ और 10⁴ कट गया, 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, x इक्वल, सेंटीमीटर यहाँ बचा हुआ है, सेंटीमीटर भी नहीं कटा है, तो x इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 2 ऊपर 2 बचा हुआ है, सेंटीमीटर बचा हुआ है 2 सेंटीमीटर्स। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। पहला ही वाले पार्ट समझने वाला था, दूसरा वाला पार्ट तो ललो पचो था, ठीक है ना। इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। मास्ट किसको बोला गया है, मास्ट वो जो इसमें आपको दिख रहा है ना, मतलब जो कपड़ा दिख रहा है, जो कपड़ा जो लगा होता है, पहले विंड के यूज़ करके लोग ट्रैवल करते थे ना, विंड जिधर जाती थी शिप उधर ही भागता था, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन अ मॉडल शिप मास्ट इज 9 सेंटीमीटर्स हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 सेंटीमीटर हाई, 12 मीटर्स हाई, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, मॉडल शिप, मॉडल शिप का जानकारी है, ये एक्चुअल शिप का है, एक्चुअल शिप का है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है 9 सेंटीमीटर जो मॉडल शिप का है वो एक्चुअल का 12 मीटर है, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर जो इसका है वो एक्चुअल का 12 मीटर के बराबर है। तो बोला है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर्स, अगर एक्चुअल शिप का लेंथ 28 मीटर्स है तो उसका मॉडल शिप का लेंथ कितना होगा, दिस इज x2 मान लेते हैं इसको। अब इसमें कुछ नहीं रहा, ठीक है। क्या किया हमने, मॉडल वाले पार्ट को एक साथ लिया। अब मॉडल, इस मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग मास्ट का लेंथ इतना गया है तो इस मॉडल का जो लेंथ होगा उसी कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी गया होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या है x1 y x2 y1 y2, कुछ भी नहीं रहा इसमें। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, यहाँ मतलब यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर अपॉन 12 इंटू मीटर का वैल्यू क्या होता है, मीटर इंटू सेंटीमीटर ले जाइए, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू x2 अपॉन 28 इंटू 100 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर ठीक है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कटा, 100 और 100 कटा, ठीक है। क्या बचा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। x2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 उधर बचा हुआ है, सेंटीमीटर बचा हुआ है, और इधर से गया है कौन ऊपर, 28 गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, 4 1 जा 4 7 जा 28, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। शिप का लेंथ मतलब मॉडल शिप का लेंथ 21 सेंटीमीटर है, दिस इज 21 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अगले सवाल। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स इतना क्रिस्टल्स, 2 kg इतना क्रिस्टल कंटेन करता है, तो हाउ मेनी शुगर आर देयर इन 5 kg शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा सवाल है, मैं टेबल बना देता हूँ और उसमें कुछ और बताने लायक नहीं है तो हम लोग उसको स्किप मार देंगे। ठीक है, ये देखिए क्या क्या, शुगर वेट, शुगर का वेट एंड क्रिस्टल्स, नंबर्स, हैश मतलब नंबर क्रिस्टल्स, ठीक है। शुगर का वेट कितना था, 2 kg था, तो क्रिस्टल्स कितने थे, 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स थे, ठीक है। यहाँ kg है, यहाँ क्रिस्टल्स है। अब बोल रहा है हमको कि 5 kg शुगर है तो कितने क्रिस्टल्स होंगे, 5 kg शुगर है तो कितने क्रिस्टल्स होंगे, यानी कि इसका y2 का वैल्यू निकालना है। और 1.2 kg ऑफ शुगर है तो कितने क्रिस्टल्स होंगे, 1.2 kg शुगर है तो कितने क्रिस्टल्स होंगे, दिस इज y3। अब तो ये निकाल लेंगे आप यहाँ से के निकाल लीजिए, अब 2 से ज़्यादा हो गया तो आप के निकाल लीजिए, के एक बार निकाल लिया उसके बाद वो डिवाइड कर लेंगे, बस यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, रश्मि हैज़ रोड मैप विथ 1 सेंटीमीटर जो है वो 18 किलोमीटर के बराबर है, मैप है 1 सेंटीमीटर क्या है 18 मीटर के बराबर है।
18 किलोमीटर के बराबर है, सॉरी। सी ड्राइव्स ऑन अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर्स, कहाँ गया, सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर्स, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। ठीक है, तो ये सीधा सीधी पता चल गया मैप पर डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, 1 सेंटीमीटर 18 के बराबर है। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस 18 आएगा ना, एक्चुअल नीचे लिखा आएगा 18 है। अब ये कितना ट्रैवल किया, 72 ट्रैवल किया, x2 का वैल्यू निकालना है आपको। अब ये इसमें कुछ भी नहीं है, 2 है तो इसमें x1 बाई x2 y1 बाई y2 लगा दीजिए, हो गया। ठीक है, ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट द शैडो ऑफ इतना। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए ना, आप सेंटीमीटर में लेके चला जाइए। ठीक है, तो 560 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, इतना लंबा है। द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट शैडो 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें मैं टेबल बना के इसको मैं स्किप मारता हूँ, क्योंकि अब इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है बताने लायक। टेबल ही है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अब यह है कि यहाँ पर शैडो हाइट और ये लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअल हाइट लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा हूँ। ठीक है, हाई वर्टिकल पोल, ये क्या पूछा है, ये हाई वर्टिकल कास्ट शैडो। ठीक है, एक्चुअल हाइट हमको बता दिया है 560 सेंटीमीटर है, 560 सेंटीमीटर है एक्चुअल हाइट, और शैडो हाइट कितना है 320 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो चूंकि सेम यूनिट है तो हम लोग इसको हटा देते हैं, यूनिट को हटा देते हैं। अब बोला है हमको कि फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। तो शैडो हमको एक्चुअल लेंथ दे रखा है, यानी कि 1050 सेंटीमीटर एक्चुअल हाइट दे रखा है 1050 सेंटीमीटर, हमको x2 निकालना है। और दूसरे केस में द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट शैडो 5 मीटर लॉन्ग। अब ये शैडो का लेंथ बता चुका है 5 मीटर, 5 मीटर इज 500 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि यूनिट सेम है। बस इसमें आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप के निकाल लीजिए, के इक्वल टू x2 बाई ये कर लीजिए, इक्वल टू ये बाई ये कर लीजिए, हो गया। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स। ठीक है, इफ स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार इट कैन ट्रैवल इन 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 इंटू 60 कितना होता है 6 × 30 300 मिनट्स। तो हमको क्या पूछा है 14 किलोमीटर 25 मिनट में चलता है, तो y2 की क्या वैल्यू निकालना है अगर ये 300 मिनट से, तो ये y2 है अपना। ठीक है, 300 मिनट से, तो बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको मिनट से, और यहाँ पे किलोमीटर है, चूँकि यूनिट सेम नहीं है इसलिए मैं यूनिट भी लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना कौन सा बड़ा बात है, कोई सा बड़ा बात नहीं है। ठीक है, ना समझ में आ रहा हो तो इक्वल टू बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलिए सवाल वाला पार्ट खत्म हुआ। अब एक लास्ट चीज़ है जो मेरे को यहाँ पे लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा था चीज़ों को। ठीक है, ये वाला तो आप कर सकते हैं, प्रोपोर्शनली आप ये निकालेंगे, ये इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब कितना 5 लोगों का दे रखा है, 5 लोगों में इतना इतना सामान लगता है। अभी हमसे पूछा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन एस्टिमेट द चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर हलवा ऑफ फॉर योर क्लास। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 5 की करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपके क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आप सीधा सीधी बोल सकते हैं कि यहाँ पर रवा है, मान लीजिए आपके क्लास में 45 बच्चे हैं। ठीक है, 45 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 5 के लिए हमको दिया हुआ, 5 के लिए रवा कितना चाहिए 250 चाहिए, और हमको 45 के लिए कितना चाहिए होगा y2 निकाल लीजिए इसको। ठीक है, इक्वल टू ऐसा करके निकाल लीजिए y2। तो हमको एक एक इंडिविजुअली आपको वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये पढ़ के देखिए, लास्ट वाला जो है वो जो है नॉर्मली है, कुछ इसमें खास मेरे को नहीं दिखा, जो मेरे को खास दिखा वो यहाँ पर दिखा। ठीक है, बोला है यहाँ पे कि 5 स्क्वायर लीजिए, 5 स्क्वायर का साइड लिखिए, तो साइड हम लिख लेते हैं यहाँ पर, साइड कितना है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको नंबर में ही मान लेते हैं, मान लीजिए 5 7 9 12 15। ठीक है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है हमारा स्क्वायर का 4a होता है, ए इज साइड ऑफ 4 5 जा 20, 7 4 जा 28, 9 4 जा 28, 9 4 जा 36, 12 4 जा 48, 15 4 जा 60। ठीक है, अब बोला L बाई पी निकालिए, L है ये P है, L बाई पी क्या है 1/5 4 जा 4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, 1/4। ठीक है, तो मतलब कि ये लोग
ऑकर कर रहे हैं किस चीज़ में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऑकर कर रहे हैं। क्यों डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका ये सेम है। आप ये कैसे और अनुमान लगा सकते हैं कि मान लीजिए ये तो माना एक छठा स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर 6 लीजिए, उसका जो साइड है आप वेरिएबल ले लीजिए, मान लेते हैं ए साइड है, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक है। तो और इसका रेशियो कितना L/P कितना हो जाएगा, a/4a हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/4, मतलब कि स्क्वायर के साइड और पेरीमीटर जो है वो आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऑकर करते हैं। क्या यही चीज़ एरिया के लिए लागू होता है क्या, ठीक है। एरिया के लिए जब हम लागू करने के लिए जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है एरिया, ये 25 हो जाएगा, 25, 49, 81, 144, 225। अब आप L/A निकालिए, L क्या है 5 है, 5/25 1/5। दूसरा क्या है 1/7, 9 सॉरी 1/9, 1/12, 1/15, ठीक है। तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि L/A जो है वो सेम रेशियो में ऑकर नहीं कर रहा है। कहने का ये मतलब हो गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, मतलब एक स्क्वायर के लिए साइड और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑकर करता है, और साइड और एरिया का जो रेशियो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑकर नहीं करता है। और छठा जो हमने स्क्वायर माना था उसके लिए हम मान लेते हैं, हमारा साइड ए था तो साइड ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, a/a², L/A क्या आ जाएगा, a/a²। दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, 1/a, ठीक है। तो 1/a ये वेरिएबल आ गया ना, जैसे 1/a क्या है, a का जो वैल्यू होगा उस पर डिपेंड कर रहा है ये रेशियो, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, हर स्क्वायर जिसका साइड अलग अलग होगा, a का वैल्यू अलग अलग होगा, तो हर के लिए अलग अलग ये आएगा। ये मतलब क्या, साइड है, साइड जो भी है वो आपका रेशियो बन जाएगा, तो वो आपका कांस्टेंट नहीं हो सकता। हर स्क्वायर के लिए a का वैल्यू अलग होगा, तो 1/a का भी वैल्यू अलग होगा, 1/a का वैल्यू अलग होगा, मतलब रेशियो सेम नहीं होगा, रेशियो सेम नहीं होगा मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऑकर नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम ये लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। इन्वर्स प्रोपोर्शन वहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टाटा, सी यू।